चलो न्यू चैप्टर की हेडिंग डालना, चैप्टर 5 यूनिट नंबर 3 AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। चलो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो, क्या समझते हो? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एसेट है, ठीक है, और क्या? बताओ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। और हाँ मतलब देखो, जैसे हम भी जैसे नॉर्मली अगर हमारे पास भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो हम उन पैसों का क्या करते हैं? हम उन पैसों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। बताओ मेन पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? इनकम। मेन पर्पस क्या है अपना? इनकम। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने शेयर्स में पैसा लगा दिया तो क्या होगा बताओ? एक, पहले तो मेरे शेयर्स का रेट भी बढ़ेगा, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की रेट बढ़ेगी, और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट है। अब उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है? जो हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे हम लोग किसमें? AS 13 में। तो हमें यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कंपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकती है बताओ? या तो शेयर्स में, या डिबेंचर्स में, या फिर कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। करेक्ट, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, या तो शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, और उसका अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है। नाउ अब जब तुम बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते थे, या तो तुम लोग एसेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता था, और एक और आता था करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज आती थी। बताओ करंट इन्वेस्टमेंट क्या है और नॉन इन्वेस्टमेंट क्या है? लेस देन 1 ईयर, बोल सकते हैं लेस देन 1 ईयर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देन 1 ईयर, और इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोला जाएगा। अब इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, किसे हमें क्लासिफाई करना है, करंट में, नॉन करंट में, ठीक है, कौन से प्राइस पे दिखाना है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? AS 13 में। लिखे किस पे? लिखते जाए, लिखते जाओ। चलो हेडिंग डाल दो पहले चैप्टर की, लिखते जाओ। दिस AS this AS deals with this AS deals with accounting treatment of investment in the financial statements of the enterprise। एक मिनट पॉज करने दो। क्या लिखा है? दिस AS deals with accounting treatment of investment इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब अपने जो हमने अकाउंटिंग करा है उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखना वापस से, दिस AS does not deal with this AS does not deal with ठीक है। फैन वैन चला लो आराम से यार, आज ठंडी कहाँ लग रही है। हाँ, इसको हो गया। चलो दिस AS does not deal with पॉइंट नंबर A
interest, interest, comma dividend, rent, B point, operating, क्या हुआ, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, सी पॉइंट, याद है क्या, किससे देख के बोल रहा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, डी पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा। क्या ऊपर लिखा ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, सी पॉइंट में। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बैंक, बैंक आ जाएंगे इसमें। हाँ, मैं डिपॉजिट एक्सेस, देखो अब ये एएस में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी, मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, क्योंकि इसका तुम लोग ने पता कौन से एएस में पढ़ा है, इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक, एएस 9 पढ़ा है, 9 नहीं पढ़ा है अभी तक। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज ये तुम लोग किस में पढ़ोगे, 19 में, ठीक है। और इनका जो क्या अलग होती है, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक, तो मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, है ना। एक सेकेंड रुको, ऐसी कोई बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट, देखो क्या होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स held by an enterprise for earning income by way of dividend, comma interest or rentals for capital appreciation or for other benefits to the enterprise.
बताओ क्या है? एकदम सिंपल सा डेफिनेशन देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आर द एसेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। हम लोग क्यों करते हैं एसेट्स में इन्वेस्ट? बिकॉज टू अर्न, या तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और या रेंटल। रेंटल कब मिलेगा? अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो मुझे रेंट्स मिलेगा, करेक्ट है। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, वापस देखो, अगर मैं शेयर्स डिबेंचर्स में पैसा लगाता हूँ और मार्केट में इसकी रेट बढ़ गई तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो की रेट अगर बढ़ गई तो होगा, और या फिर कोई अदर बेनिफिट। डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट का नीचे सिर्फ एक नोट लिख लेना, स्टॉक इन ट्रेड इज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ये वाला बंद कर देना, ठंडी तो नहीं लग रही? जुकाम बंद बंद करना है क्या? कर दूं? वो तो कुछ नहीं होता, आ जाएगा शायद। चलो अब नेक्स्ट लिखना। यहां तक जो लिखा है समझ में आ गया? यहां तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लिखना नेक्स्ट हेडिंग, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, कोई बताएगा फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू, या फिर दूसरा एक और नाम, इज्जत वाला नाम, नेट रियलाइजेबल, है ना? नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखते जाओ। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन asset could be exchanged between a knowledgeable willing buyer and a knowledgeable willing seller in an arm's length transaction। बताओ क्या लिखिए? फेयर वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन ए नॉलेजेबल विलिंग बायर और विलिंग सेलर। इसका मतलब क्या है? हाँ, नॉलेजेबल और विलिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे तेरा फोन खरीदना है, तो फोन की फेयर वैल्यू क्या होगी बताओ? फोन की फेयर वैल्यू क्या है? 50,000। ठीक है, 50,000 मान के चलते हैं, ठीक है। मैंने बोला मेरे को 30,000 में खरीदनी है, मैं विलिंग बायर हूं, क्या ये विलिंग सेलर है? तो वो जो 30,000 को है उसको हम लोग फेयर वैल्यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फेयर वैल्यू कब होगी? जब मैं एग्री हूं 50,000 के लिए और ये भी एग्री है 50,000 के लिए, तो वो 50,000 क्या हो जाएगी? मेरी फेयर वैल्यू। मतलब नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर दोनों उस प्राइस पे जिस पे एग्री होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
और आर्म्स ट्रांजैक्शन, ये सुना है नाम क्या? जो रेट होती है ना, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन फॉर मतलब फुल प्राइस पे, जैसे 50,000 है तो 50,000, यूनी के बाद 10% कम देंगे तो वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 50,000 वो फुल वैल्यू है तो उसकी क्या हो जाएगी, फेयर वैल्यू। ठीक है, तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ब्रैकेट में सिर्फ इतना सा लिख लो, एट फुल वैल्यू नॉट एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, और फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू अपने को पता है ये क्या होती है, एनआरवी या फिर मार्केट वैल्यू लिखना है, लिख देते नीचे एक लाइन, इट कुड बी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते जाओ, इसमें चार चीजें लिखनी है हमें, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैविंग एक्टिव मार्केट, नो एक्टिव मार्केट। देखो, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैविंग एक्टिव मार्केट एंड नो एक्टिव मार्केट। देखो मतलब समझना, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब टीवी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, ये टीवी को मुझे बेचना है तो इसका मार्केट है कि नहीं, तो दो पॉइंट कवर हो गया, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब ये टीवी, और उसका एक मार्केट भी अवेलेबल है, आज में अगर इस टीवी को बेचना है तो मेरे को पता है कि टीवी का, ठीक है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मुझे अपना शेयर्स डिबेंचर्स बेचना है तो उसका कोई फिजिकल है क्या, फिजिकल फॉर्म में है क्या, नहीं। एक्टिव मार्केट है उसका, एक्टिव मार्केट है। अब ऐसा एग्जांपल दो जो जिसका एक्टिव मार्केट है, ड्रग्स। ड्रग्स, पहली बार ड्रग्स अपना एसेट में आएगा, नहीं। अरे ड्रग्स अपना एसेट होगा क्या, बैलेंस शीट में दिखाएगा तो ड्रग्स दिखाएगा बैलेंस शीट में, ये बता। ड्रग्स हीरोइन क्या बोल रहा है सब आज ये, हाँ, विद इन अ सेकंड आ गया, मतलब ड्रग्स हीरोइन, वेरी गुड। हाँ। हाँ, दूसरा दूसरा और कोई एग्जांपल, गुडविल का तो एक्टिव मार्केट है ना, जैसे तेरे कंपनी की गुडविल है तो मैं खरीदने वाला हूँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन मार्केट तो है ना। देखो जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग एफडी वगैरह करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट समझो मुझे बहुत अर्जेंट में पैसे की नीड है, ठीक है, और समझो बैंक बंद है 4 दिन के लिए, तो अब क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, एक्टिव मार्केट नहीं है, समझ रहे हो, एक्टिव मार्केट मतलब मार्केट में गया, फिक्स डिपॉजिट को बेच दिया कि भाई ये मेरे बैंक की फिक्स डिपॉजिट है तो मुझे इतना पैसा दे दे, बैंक सब मिल जाएगा, नहीं है, ठीक है, तो नो एक्टिव मार्केट। ठीक है, अब एग्जांपल लिख लो इसमें, जैसे हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, बताओ क्या लिखोगे एग्जांपल, बहुत सारी चीजें है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो सिंपल में। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या लिखोगे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स लिख लो। हैविंग एक्टिव मार्केट का मतलब फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कैन बी easily determined
फेयर वैल्यू कैन बी इजीली डिटरमाइंड। तो बताओ इसके लिए क्या लिख दूं मैं? बराबर, बस लिखो फेयर वैल्यू कैनॉट बी इजीली डिटरमाइंड। जो लिख रहा है सब समझ में आ रहा है? फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने फॉर्म्स आएंगे? 4 तरीके से याद रखना है। पहला जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दूसरा नहीं है, तीसरा एक्टिव मार्केट्स है, और चौथा एक्टिव मार्केट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये जो अपन सब लिख रहे हैं ना, इसमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन बताओ, 2 टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। हाँ बस, करंट इन्वेस्टमेंट लिखना, करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर दूसरा 2-3 लाइन छोड़ के करना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट के लिए लिखना, रेडिली रियलाइजेबल, readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year, not more than 1 year। और नॉन करंट में लिखना, इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल रियलाइजेबल होना चाहिए, रेडिली रियलाइजेबल होना चाहिए, और लेस देन 1 ईयर के लिए। और जो बिल्कुल वो मेरा करंट एसेट्स में आएगा, तभी तो हम लोग मोबाइल को अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि अपन लोग उसको मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, है ना? और तभी उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। चलो ये लिख लिया, ये समझ में आ गया। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसका रेडिली रियलाइजेबल है और लेस देन 1 ईयर, करेक्ट। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो क्या होंगे बताओ? एक तो रेडिली रियलाइजेबल नहीं होंगे और दूसरा मोर देन 1 ईयर। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना वापस से, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो वैल्यू करना मतलब ये अपने लिए क्या है, थियरी प्रैक्टिकल पार्ट आ गया ये, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना ना। अब इसमें तुम लोग 2 पार्ट लगा देना, हाफ हाफ करेंगे अपन। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना करंट इन्वेस्टमेंट, और राइट हैंड साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थोड़ा कैसे वैल्यू होगा करंट इन्वेस्टमेंट?
करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं? एनी आइडिया? हाँ, बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, जो बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं वो मेरी कॉस्ट होगी। और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, हमेशा लोअर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसकी मार्केट समझो 10,000 में इन्वेस्टमेंट खरीदा, मार्केट वैल्यू हो गई समझो उसकी 8,000, तो तुम कौन से प्राइस पे वैल्यू करोगे? 8,000। पर तुमने बुक्स में कितना लिख रखा है? 10, तो वैल्यू कितने पे कर रहे हो? 8, तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस। लॉस मानेंगे ना इसको, 2,000 का लॉस। तो ये लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो लिखो यही चीज लिखनी है इसमें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच, वो जब उसको रिवैल्यू करेंगे तो अपन इसको वैल्यू मतलब करंट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। और जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या फंडा है बताओ? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो सेम वे अपन करंट इन्वेस्टमेंट को भी करते हैं। वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो अपने जैसे इन्वेस्टमेंट में मैंने समझो कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है या शेयर्स खरीदने के लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, अब उसकी उसको हम लोग रिवैल्यू कर रहे हैं, तो वो जाता है मेरे कहां पर? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। नहीं, और उसके लिए भी तुम्हें याद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने के लिए, डायरेक्ट भी वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाता है क्या? इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो जो वो उस रिजर्व में से एडजस्ट होगा। अगर मेरा लॉस उस रिजर्व से ज्यादा हो गया, बताओ, तो पीएनएल में जाता है ना, याद आ रहा है? बस वो ये। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है, और नीचे लिख देना एनी रिडक्शन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिख लेना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा किस पे वैल्यू करना है अपने को? कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है। ठीक है, नीचे एक नोट लिख देना, इफ देयर इज ए डिक्लाइन इन वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना अदर देन टेम्पररी, देन provision for this decline, provision for this decline is made and charged to profit and loss account। और ये अदर देन प्रोविजन को हाईलाइट करते हैं, अदर देन टेम्पररी। देखो अब इसका क्या मतलब है, लिख लिया सबने? देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है, 10 लाख का शेयर खरीद लिया। एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझो मैंने अभी लिखता हूँ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बताओ मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 20 लाख का। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20 लाख का। ठीक है, अब समझो जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी काफी टाइम से लॉस पे ही जा रही है, करेक्ट। अब उसका ये मालूम पड़ गया कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू अब 20 रुपए रहेगी, अब इसके ऊपर कभी बढ़ने वाली नहीं है। तो अब वो क्या हो गया? परमानेंट लॉस हो गया। टेम्पररी लॉस किसको बोलते हैं बताओ? टेम्पररी लॉस, हाँ, जैसे समझो शेयर मार्केट डाउन है तो भाई मेरा इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू डाउन आएगा। जैसे शेयर मार्केट ऊपर जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वापस ऊपर चला जाएगा। तो जो डाउन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? टेम्पररी। जस्ट बिकॉज मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है तो मेरे शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई, तो वो टेम्पररी हुआ है।
लेकिन ऐसे रीजन के वजह से अगर मेरे शेयर्स की वैल्यू परमानेंटली डाउन हो जाती है तो मुझे क्या करना है, देखो क्या लिखा है, देन प्रोविजन फॉर दिस डिक्लाइन इज टू बी मेड एंड चार्ज टू पीएनएल। अदरवाइज नहीं करना है, अदरवाइज वो कौन से वैल्यू पे शो करना है, मुझे कॉस्ट पे ही शो करना है। ये समझ में आएगा कि अगर परमानेंट रिडक्शन हो रहा है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में तो जो डिफरेंस है वो तुम्हें कहां ट्रांसफर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अब 4 लाख की हो गई तो मैं बुक्स में कितनी दिखाऊंगा, 4 लाख, और जो 16 लाख है वो कहां जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना, जैसे कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या है उसका एक लिख लेंगे छोटा सा फॉर्मूला, कॉस्ट इज इक्वल टू, नहीं बनाएंगे ना, प्रोविजन इज टू बी मेड एंड चार्ज टू पीएनएल। पर हो गया, अब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है ना, तो बस वो में चार्ज कर लेंगे। सो कॉस्ट का फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर रहे हैं अपन, मतलब एंट्री क्या आएगी उसमें, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो फ्लक्चुएशन रिजर्व वो कब बना था कि स्टार्टिंग में, हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही तो। अब यहां तो परमानेंट रिडक्शन हो गया है तो सीधा हम लोग पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब प्रोविजन बनाएंगे उसके लिए कि भाई मेरे जैसे एसेट की वैल्यू कम हो गई फॉर एग्जांपल, तो हम लोग डेटर्स में क्या करते हैं, एक प्रोविजन बनाता है कि भाई इतना मेरा गया खत्म, तो अच्छा वापस उसको ट्रांसफर कहां करते हैं, पीएनएल में चला गया और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ गया, बराबर। तो इसमें देखो क्या लिखा है इसमें, दैट प्रोविजन फॉर दिस डिक्लाइन इज मेड एंड चार्ज टू पीएनएल। मतलब प्रोविजन का एज सच मतलब कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तुम्हें डाउन करनी है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं किया मैंने, 20 लाख को सीधा कैंसिल करके 4 लाख, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी अब, 4 लाख, और जो 16 लाख जो मेरा कम हो गया इन्वेस्टमेंट वो कहां जाएगा, पीएनएल। तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो उसको वर्ड यू बोला गया कि उसके उसके सामने प्रोविजन बनाओ, मतलब प्रोविजन बना के सीधा उसकी वैल्यू को डाउन कर दो, तो नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट तुम यहाँ पे या तो ये लिखो सीधा कि डिक्लेयर इन द वैल्यू दैट इट इज चार्ज टू पीएनएल, ये तो क्या, नहीं वो अपन देखो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया यहाँ प्रोविजन बनाया, जैसे समझो तुम लोग एसेट मशीन अकाउंट है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, अब मशीन की वैल्यू कैसे लोगे, मशीन वैल्यू कॉस्ट पे आएगी और प्रोविजन का अलग लाइबिलिटी में शो करा है। अब मैं अगर बोलूं मशीन की रेट में माइनस हो गया, भी समझो मैंने प्रोविजन कर दिया, मेरे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे कम नहीं करनी है, मुझे दिखाना है मेरे बुक्स में कि ये मैंने खरीदा था 20 लाख के लिए, कल को मेरे बच्चे पूछे कि भाई सर कितने में खरीदा था आपने, तो 20 लाख, सामने में 16 लाख का प्रोविजन दिखा दूंगा, तो दोनों वन एंड द सेम है। क्यों करेंगे पैनल, जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं तब क्या करूंगा बताओ, जब बताओ क्या एंट्री पास करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वो पीएनएल का फिगर वहां चला गया और प्रोविजन कहां चला गया, मेरे लायबिलिटी में। मतलब देखो जब तुम ये बोलते हो ना कि मैंने प्रोविजन बनाया तो मैं अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाऊंगा, 20 लाख पे, और सामने प्रोविजन कितने पे दिखाऊंगा, 16 लाख। आज कोई आके पूछे सर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 20 बताओगे 4 बताओगे, 4 बताओगे, क्यों, तो तुमने क्या क्रिएट किया, प्रोविजन, वैल्यू उसकी डाउन ही हो गई है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रोविजन मत कराओ सीधा इन्वेस्टमेंट को कम कर दो। इसीलिए डेप्रिसिएशन भी तो दो तरीके से बनाते थे ना, या तो एक सिंपल अकाउंट मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, या फिर सेकंड ऑप्शन प्रोविजन क्रिएट करते जाओ। उससे फायदा क्या है कि मेरे जो एसेट है वो एक्चुअल प्राइस पे दिखेंगे और जितना लॉस हो रहा है वो मैं अलग से प्रोविजन में क्रिएट कर रहा हूँ। है समझ में, दोनों का इफेक्ट वन एंड द सेम। और वापस ये प्रोविजन फिर से प्री पीएनएल में नहीं जाएगा, क्यों जाएगा पीएनएल में बताओ, अब तो नहीं जाएगा। अच्छा फिर मुझे समझो कि अपने बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन को हटाना है, क्या एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट से कम करें, तो क्या एंट्री पास करोगे,
प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? तो अब ये हटाओ सब, कॉस्ट का लिखो। नहीं नहीं रहने दो, बुक की लैंग्वेज है वो सब। आईसीआई से पंगा लोगे तो फिर चलेगा क्या? वो है यार, वो तभी ऐसे ही, ये ऐसे इसीलिए तो बने हैं। लिखो एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस एनी फीस और ड्यूटीज एक्सेट्रा। इस फॉर्मूले में कोई डाउट? समझो तुमने कोई फ्लैट खरीदना है, फ्लैट की समझो रेट है 50 लाख, और तुम कोई ब्रोकर से खरीद रहे हो। ब्रोकर ने क्या बोला, मुझे 2% मेरे को क्या चाहिए, कमीशन। तो 50 लाख का 2% कितना हो रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो तुम्हें फ्लैट कितने में पड़ा, 51 लाख। तो तुमने क्या किया, देखो तुम्हारा एक्विजिशन प्राइस, फ्लैट की ओरिजिनल प्राइस है कितनी, 50, प्लस ब्रोकरेज 1 लाख, और प्लस कोई और फीस वगैरह ड्यूटीज वगैरह पेगा, स्टैंप ड्यूटी वगैरह हो गया तो वो भी उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझे? अच्छा एक चीज मैं लिख रहा हूं अभी, उसे तो फटक से क्लिक होना चाहिए। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्या होगा इससे, कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना? तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की वजह से लिखो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट विल reduce it। मतलब आएगा, पढ़ते अपन क्वेश्चन, देखो आएगा जिसमें कम इंटरेस्ट, कम डिविडेंड, एक्स इंटरेस्ट, एक्स डिविडेंड, बहुत सारी चीजें आगे सीखेंगे अपन सब। नहीं, ब्रोकरेज से देखो जो खरीदने पे मिलेगा ना, ये तो देखो बाद में मिलेगा। नेक्स्ट वाला स्टार मतलब, एक से ज्यादा स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखना रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हेडिंग लिखना रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत बार इसमें क्वेश्चंस पूछे गए फॉर 4 मार्क्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफाई का मतलब क्या, देखो तुमने पहले क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया मतलब क्या, तुमने पहले जो इन्वेस्टमेंट था उसको तुमने करंट एसेट्स या करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट में क्लासिफाई कर दिया है। रिक्लासिफाई का मतलब क्या होता है, देखो तुमने शायद लिखा था ना पॉइंट पहले, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तुमने ये सीखा, मतलब तुमने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को, या तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अब तुम इसको रिक्लासिफाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो तुमने करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा है, कोई रीजन के वजह से अब वो नॉन करंट में आ गया है, या फिर जो तुमने नॉन करंट में लिखा था अब कोई रीजन के वजह से वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया है, तो इसको कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। समझ में आया? लिखो। हम्म, बोल सकते फोन का भी, है ना? चलो लिखो, इसमें भी 2 पॉइंट, पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लो, व्हेन लॉन्ग टर्म, व्हेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर reclassified, when long term investments are reclassified as current investment, transfers are made at
लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, और इसको लाइन को हाईलाइट कर देना, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। अब इसी में सेकंड, व्हेन करंट इन्वेस्टमेंट are reclassified as long term investments, when current investments are reclassified as long term investments, transfers are made at lower of cost or fair value। और इसमें इसको अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पढ़ो, लाइन पढ़ो। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, पहले लिख लो एक बार फिर समझना अच्छे से, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ देखो, जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस में रिक्लासिफाई कर रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट। सोचो करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेवर। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? डेप्रिसिएशन के बाद कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, पहले वापस ये बताओ। कैरिंग अमाउंट का मतलब जो मैंने बुक्स में वैल्यू रिकॉर्ड करी है उसको बोलते हैं हम लोग कैरिंग अमाउंट। हाँ, मतलब देखो बुक्स में जो लिखा है वो मेरा कैरिंग अमाउंट है। फॉर एग्जांपल समझो, एक मेरे बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक्स में शो कर रखे हैं 60 लाख पर। तो ये 60 लाख क्या हो गया बताओ, कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब मैं इस लॉन्ग टर्म को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या देखूंगा बताओ, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। लोअर ऑफ कॉस्ट, इसको खरीदा कितने में होगा, इसको अपन ने परचेज कितने में करा है, वो मेरा हो गया। समझो मैंने इसको खरीदा था 50 में, तो कौन से वैल्यू पे शो करूंगा मैं, 50 पे शो करूंगा, ब्रोकरेज वगैरह। ठीक है, अब इसका उल्टा, उल्टा पढ़ो। मैं करंट इन्वेस्टमेंट को अब किस में शो कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो वहां पे लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, क्योंकि मुझे करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में क्या दिया होगा, या तो उसका कॉस्ट दिया होगा या मार्केट वैल्यू दिया होगा। दोनों का मुझे क्या लेना है, लोअर लेना है। ये याद कर लो पहले। देखो लॉन्ग टर्म को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, करंट में। तो क्या करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। मैं करंट इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, लॉन्ग टर्म में, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये क्लियर, वेरी क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड फॉर वैल्यूएशन। से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट समझ रहे हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या नोट्स टू अकाउंट्स में तुम्हें ये सारी चीजें बतानी है कि जैसे तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो करी है ना वैल्यूएशन के लिए। सेकंड पॉइंट आता है बहुत, हाँ करना पड़ता है उनको, तो ये को करना पड़ता है। फीस किसकी मिलती है उसको, शिवानी मैम क्या भेज रहा है। नेक्स्ट लिखो,
amount included in profit and loss account for interest, comma dividend, comma rentals, etc. Third point, profit or loss on disposal of investment. Fourth point, aggregate amount of quoted plus unquoted investment. Or fifth point, any other disclosure requirement specified. देखो ये 5 पॉइंट्स। कर लिया कॉपी? देखो ये देख लो क्या लिखा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तुम्हें क्या क्या डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रही है वैल्यूएशन के लिए। सेकंड, तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट इंक्लूड है रिलेटेड टू इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल, तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट गया है वो। सेकंड, अगर तुमने कोई इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो उसका प्रॉफिट और लॉस। चौथा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड प्लस अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? कोटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? नहीं, जो तुम जो तुम लिस्टेड जो तुम लिस्टेड या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदते हो उसको कहते हैं कोटेड। ऐसे कोई जरूरी नहीं है प्रोटेक्टेड भैया। उसको बाद में बाहर लेके जाना, दो चार जूते मारना, फिर लेके आना वापस। नहीं, मेरे सामने नहीं मार सकते ना। देखो हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, तो उसका एकदम फास्ट चला और इसने एकदम यू आंसर दिया उसने। पर तूने उस टाइम पे ड्रग्स उसका क्यों दिया था ये बताओ? उसका तो एक्टिव मार्केट है। पर एक्टिव मार्केट है ना उसका, तो आज तो चले जाओ। कोटेड का लिख देना ये। चलो ये कर लिया कॉपी? तो आज के लिए इनफ है।
एक बार देख लेते, एक बार जो जो अपन ने पढ़ा एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते। देखो कि ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में हमें क्या पढ़ना है बताओ। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तुम इन्वेस्टमेंट को अपने बुक्स में कैसे शो कर रहे हो वो हमें पढ़ना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। फिर क्या क्या कवर नहीं है, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, है ना, ऑपरेटिंग, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, 9 और 19 में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड वगैरह सब इसमें नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। इनकम क्या कमाते हैं हम लोग, तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल्स कमाते हैं। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब अपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और फॉर अदर बेनिफिट्स, स्टॉक इन ट्रेड को कभी भी हम लोग इतने इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करते। फेयर वैल्यू क्या होगी बताओ। इट इज अ प्राइस एट विच knowledgeable willing buyer is ready to deal with knowledgeable willing seller for a price at arm's length। ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या याद रखना है, चार चीजें, फिजिकल एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है, और उसका एक्टिव मार्केट है और दूसरा एक्टिव मार्केट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन दो टाइप, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो रेडिली रियलाइजेबल है और लेस देन 1 ईयर, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट करंट एज। वैल्यूएशन, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करेंगे हम लोग, तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, और नॉन करंट को हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। क्या याद रखना है इसमें, कि अगर कोई परमानेंट नेचर का अगर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए प्रोविजन बना के अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दो, पीएल में ट्रांसफर कर दो। फिर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो इट इज एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस टैक्सेस, वो भी कुछ हो सकता है। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर तुम्हें मिलता है तो इससे तुम्हारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिक्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या, पहले तुमने लॉन्ग टर्म को किस में कन्वर्ट किया है, करंट में, तो क्या लोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है। और सेकंड में तुम क्या कर रहे हो, करंट इन्वेस्टमेंट को तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म। तो अब क्या लेना है तुम्हें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। फिर डिस्क्लोजर, क्या क्या तुम्हें डिस्क्लोजर दिखाना है, तो पहले कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, तुम्हारे पीएनएल में कितना अमाउंट गया हुआ है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल्स का। तीसरा, तुमने जो प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा उसका अमाउंट कितना है। चौथा, तुम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड प्लस अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। और पांचवा, और कोई अदर रिक्वायरमेंट होगी। आया समझ में। ठीक है, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।